वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूँ नए यूट्यूब चैनल में, प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमारा आजकल क्लास 6 की लेसन्स हो रहे हैं, आगे चल के हमारे 7th के भी होंगे। तो क्लास 6 में हम सिविक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हमारी बारी है उसकी एक्सरसाइज करनी। तो सबसे पहले बुक में आपके एक्सरसाइज नहीं दे रखी, तो मैंने एडिशनल कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उससे हम अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। इसमें पहला लिखा हुआ पीपल इन लद्दाख प्रोड्यूस डैश शॉल। लद्दाख में लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? पश्मीना शॉल। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे शीप रेयरिंग होता है, शीप को लोग पालते हैं, वहाँ से वो वूल कन्वर्ट करते हैं और फिर जाके वो पश्मीना शॉल में जाती है। तो यानी कि हमने पढ़ा था कि लद्दाख जो है पश्मीना शॉल का प्रोडक्शन करता है। सेकंड बोल रखा है इसमें द फ्रेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वॉज गिवन बाई। हमने कल पढ़ा था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो फ्रेज जो किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारा ये फ्रेज दिया गया था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है और हम सभी मिलकर एक रहते हैं। सी पॉइंट है हमारा इसमें डैश आर ग्रोन इन केरला अट्रैक्टेड फॉरेन ट्रेडर्स टू दिस रीज़न। वो ऐसी कौन सी चीज़ें ग्रो की जाती हैं केरला में जो कि विदेशी ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट किया जिन्होंने? तो उसका आंसर है स्पाइसेस, मसाले। मसालों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारे उसमें केरला में, क्योंकि केरला को सिटी ऑफ द स्पाइसेस भी बोला जाता है। तो स्पाइसेस की वजह से ही इस केरला ने फॉरेन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। डी पॉइंट है हमारा डाइवर्सिटी डैश आवर लाइफ्स रिचर। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे रिचर करती है? क्या करती है हमारी लाइफ को रिच करने के लिए? इसका आंसर है मेक्स। डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ को रिचर बनाती है, हमें लोगों से अलग बनाती है। हमारा देश जो है संस्कृतियों का देश कहा जाता है, कल्चर का देश, और वहाँ पे तरह तरह के कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो वही हमारे देश को सबसे ज़्यादा रिच बनाती है। लास्ट पॉइंट इसमें ई लद्दाख इज़ नोन एज। ये मैंने तुम्हारे लिए खाली छोड़ दिया था, इसका आंसर बताइए। मैंने बताया था लद्दाख को और हम क्या बोलते हैं? लिटिल तिब्बत। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है लिटिल तिब्बत। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। वो एज अ कोल्ड डेजर्ट का भी काम करता है और प्लस तिब्बत के पास में, तो इसीलिए उसको लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। अब हम MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। पहला इसमें ए पॉइंट दे रखा है डाइवर्सिटी। इसका फर्स्ट ऑप्शन ब्रीड्स अमंग सोशल ग्रुप, सेकंड हैज़ बीन अ बूम टू मैनकाइंड, थर्ड इज़ नॉट डिज़ायरेबल, फोर्थ नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। अब हम समझते हैं ये ऑप्शंस क्या कहते हैं। ब्रीड्स अमंग सोशल ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ कि ये सोशल ग्रुप में ब्रीडिंग का काम करती है, एक से एक क्या है डेवलप होती है, पैदा करती है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हैज़ बीन अ बूम टू मैनकाइंड, ये बिल्कुल एक उपहार की तरह है, बिल्कुल एक हमारे लिए रिच है, हमारे मानव कल्याण के लिए एक तरह से अच्छा गिफ्ट है हमारा, ठीक है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है। क्योंकि हमारा देश जो है ट्रेडिशंस को मैनकाइंड के लिए डाइवर्सिटी का जो है वो रिच माना जाता है। ट्रेडिशंस एंड कल्चर के मामले में हमारा देश सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है। तो डाइवर्सिटी भी उस ट्रेडिशंस एंड कल्चर का ही पार्ट होती है, उन्हीं को ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को मिला के हमारी डाइवर्सिटी बनी होती है। तो ये ऑप्शन से हमें लग रहा है बिल्कुल सही है। डाइवर्सिटी इज़ नॉट डिज़ायरेबल, डाइवर्सिटी क्या ठीक नहीं है? बिल्कुल गलत, ठीक होती। क्यों? अगर सभी लोग सेम रहेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, वहाँ पे सभी लोगों के हमें क्या है आइडियाज़ नहीं देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक, और एक तरह के ही लोग रहेंगे वहाँ पे। नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम, क्या इसको हटाया जाना चाहिए हमारी सोसाइटी से? बिल्कुल नहीं,
तो उसका सेकंड ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, हैज़ बीन अ बूम टू मैनकाइंड। ये हमारे लिए गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए। ठीक, बी पार्ट है इसका, लाइफ इन मोस्ट ट्राइबल सोसाइटी। जो जनजाति जो होती हैं, जो फॉरेस्ट में भटकती रहती हैं इधर उधर अपने जानवरों को लेके, ट्राइब्स जो होती हैं, जो जैसे कोई शीप लेके घूम रहा है, ठीक है, वो अपना लेके जा रहा है अपना, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जनजातियों का, ट्राइब्स का कोई ठिकाना नहीं होता। तो उनकी लाइफ के बारे में बात की जा रही है कि हमारी सोसाइटी में उनकी लाइफ क्या मैटर करती है। पहला ऑप्शन इसका दे रखा है, इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। क्या वहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ की लाइफ में? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इज़ विदाउट नोवेल्टी। क्या वहाँ पे कोई हमें नई चीज़ देखने को मिलती है? नहीं मिलती। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ऑफर्स मैनी ऑप्शन। क्या हमें बहुत सारे ऑप्शंस ऑफ़र करती है? ऑप्शंस जब अवेलेबल होते हैं जब हमारे डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा ट्राइबल सोसाइटी में, तो वहाँ से ऑप्शंस कहाँ से आए? और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कुछ। तो जैसा कि हमने सोच लगा कि हमारे जो है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, प्रोग्रेसिव यानी कि डेवलपमेंट होता है, और ऑफर्स मैनी ऑप्शन कनेक्ट करें ज़रा कि प्रोग्रेसिव जब होगा जब ऑप्शंस होंगे हमारे पास, जभी तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी ट्राइब्स की। तो देखा जाए ट्राइब्स में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, उनका डेवलपमेंट कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं दिखता। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें बेस्ट है, ये इज़ विदाउट नोवेलिटी, यानी कि वहाँ पे कोई नई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट है पीपल विथ लोअर एकेडमिक अचीवमेंट्स आर। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी बात की जा रही है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अनसिंपैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। क्या वो प्रेम भावना नहीं रखते दूसरे के प्रति? सेकंड ऑप्शन, नॉट यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्या वो मेंबर नहीं होते, सोसाइटी का पार्ट नहीं होते? थर्ड ऑप्शन, एज ह्यूमन एज अदर्स। क्या वो सभी लोगों की तरह होते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं। ठीक। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, केयरलेस अबाउट देयर फैमिली। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं क्या वो लापरवाही दिखाते हैं अपनी फैमिली में? तो ज़रा हम देखें, पीपल अगर देखो हमें, अगर हम ध्यान से दें ऑप्शंस को, तो ये फर्स्ट सेकंड और लास्ट ऑप्शन हमें सेम लग रहे हैं। वो उन लोगों के खिलाफ़ कोई दया भावना नहीं होती। देखो ये मैटर नहीं करता कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो दयावान होगा? कम पढ़े लिखा इंसान भी दयावान हो सकता है। ठीक, तो इसमें ये बात गलत दी हुई है। नॉट यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये भी बिल्कुल गलत हमें लग रहा है। सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर क्यों नहीं? भाई कोई कम पढ़ा लिखा है तो क्या वो सोसाइटी का काम नहीं कर सकता? भले के बारे में सोसाइटी का सोच नहीं सकता? तो ये भी ऑप्शन नहीं होता है हमारा। एज ह्यूमन एज अदर्स, हाँ ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, क्योंकि वो सभी लोगों की एक तरह है, वो भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, पार्टिसिपेशन करता है वो सोसाइटी के कामों में। बेशक वो कम पढ़ा लिखा हो, बट ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एज ह्यूमन एज अदर्स। और लास्ट ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया था, क्या वो लापरवाह रहता है? नहीं, इसका तो हो ही नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन इज माई आंसर है। डी पार्ट दे रखा है हमें, पीपल इन लद्दाख प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। लद्दाख में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? पहला लेदर, दूसरा कटलरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसमें पश्मीना, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ये तो बिना देखे क्वेश्चन को हम बता ही दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पश्मीना। वेरी गुड, पश्मीना ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, केरला इज़ लोकेटेड इन द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला की लोकेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। पहला मैंने बताया था केरला जो है वो साउथ के डायरेक्शन में भी है प्लस वेस्ट की तरफ भी है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जब हम केरला पढ़ रहे थे।
तो उस ऑप्शन को हम देखते हैं साउथ वेस्ट कहाँ है भाई। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें साउथ कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्या इंडिया के साउथ में है भाई, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्या ये नॉर्थ वेस्ट में है? बिल्कुल नहीं, ये हमें अलग लग रहा है। थर्ड है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। हाँ, ये लग रहा है हमें, ये सही लग रहा है बिल्कुल हमें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है हमारे इंडिया में। एक तो साउथ डायरेक्शन प्लस वेस्ट साइड भी उसकी पड़ रही है, लेफ्ट साइड जो हमारी वेस्ट कहलाती है अगर हम देखते हैं। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पर। देयर आर अबाउट 400 स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। इसमें बात की जा रही है कि पहला पार्ट जो बोल रखा है ए पार्ट, क्या हमारे देश में 400 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोलियाँ हैं हमारी, यानी कि 400 से के आसपास हमारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बिल्कुल हाँ, ट्रू। देखो हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हर स्टेट का अगर हम देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें 400 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही। इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्या इंडिया की 22 ही हैं ऐसी लैंग्वेजेस जिसको हमारे देश ने स्वीकार किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया है कि हमारी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल कर दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब भीमराव अंबेडकर हेड चेयरमैन थे, जब हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें ये सारी चीज़ें डाली गई थी कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होंगे। बिकॉज़ हमारा जो देश था वो स्टेट्स में बटा हुआ था और स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तो हम कंफ्यूज थे कि किन को हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करें। तो हमने ऐसी लैंग्वेजेस उठाई जो उन स्टेट्स के पीपल कॉमनली समझ पाते हैं, तो उन्हीं 22 लैंग्वेजेस को हमने पिक किया और उन्हीं 22 लैंग्वेजेस को हमने इनकॉर्पोरेट किया। क्या क्या? इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि शामिल करना, और हमने शामिल किया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हमारे इंडिया का है। तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। देखो बेटा, हर चीज़ को डीप हमें समझना है, ठीक। सी पार्ट देखते हैं। हिंदी इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत। हिंदी जो है क्या संस्कृत की डिसेंडेंट है? अगर हम पढ़ते हैं, एक होता है असेंडेंट, हम पीढ़ी अगर हम समझें कि हम जनरेशन की बात करते हैं, एक होती है असेंडेंट जनरेशन जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन होती है, ऊपर वाली पीढ़ी होती है, जिसमें हमारे मम्मी पापा या दादा दादी आते हैं। एक होती है हमारी डिसेंडेंट जनरेशन, यानी कि हमसे छोटे जो हमारे बच्चे होंगे वो डिसेंडेंट जनरेशन में आएंगे, ठीक। तो इसमें भी वही बात की गई है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस कही जाती है। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है हमारे ऋषि मुनियों के टाइम में यूज़ होती थी, उसको संत लोग यूज़ करते थे। तो संस्कृत का ही एक नया मॉडिफाई उसी में से ही निकल के आई है ये लैंग्वेज हिंदी। संस्कृत में से ही हिंदी लैंग्वेज निकल के आई है, तो इस निकलने का मतलब ये इसकी सेकंड जनरेशन हुई, नई जनरेशन हुई। तो बस वही हमारा आंसर मिल गया कि ये हिंदी जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से ही डिराइव्ड है, तो डिसेंडेंट है, उसके आगे वाली पीढ़ी है। तो उसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही जवाब, कि हमारी संस्कृत से ही हिंदी बनी है। फोर्थ दे रखा है इसमें, लद्दाख इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस इन इंडिया। इसमें लद्दाख की बात कह रखी।
पहला वर्ड दे रखा है इसमें हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है ये सबसे ऊंचे, टॉप मोस्ट पर लोकेटेड है, स्थित है। बिल्कुल हमने सही पढ़ा था जी। हमारा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, जम्मू कश्मीर के बगल में है, तो सबसे टॉप पार्ट पे है हमारे इंडिया के। और इसका अगर हम सी लेवल से भी बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड पे है, सबसे ऊंची हाइट पे हमारा लद्दाख लोकेटेड है। तो लद्दाख जो है, और रही बात हमारे एयरपोर्ट की, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है अगर हम सी लेवल की बात करें तो लद्दाख में ही है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है इंडिया का वो कहाँ है, लद्दाख में। तो लद्दाख जो है सबसे अपर पार्ट पे लोकेटेड है इंडिया के, सी लेवल पे भी प्लस नॉर्थ डायरेक्शन में अपर पार्ट। दूसरा बोल रखा है ड्राइएस्ट, सबसे सूखी जगह है ये। मैंने चैप्टर में बताया था कि लद्दाख में बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ये भी बात है। और थर्ड कोल्डेस्ट है। कोल्डेस्ट मतलब उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नो पड़ती है, बर्फ़। तो यही बात बोल रखा है। क्या ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे लोग सरवाइव करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ट्रू। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे भी है इंडिया के, सूखा है क्योंकि बारिश नहीं होती, और सबसे ठंडा एरिया भी है। लास्ट दे रखा है हमारा इसमें, संस्कृत बिलोंग्स टू द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। अब ये संस्कृत जो बात दे रखी है लैंग्वेज, क्या ये द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है? हम समझते हैं हमारे जो है इंडिया में दो लैंग्वेज ग्रुप हुए थे। एक जो था जो नॉर्थ, हमारे इंडिया को पहले लैंग्वेज ग्रुप की अगर हम बात करें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे आर्यवर्त हुए थे, आर्यंस हुए थे, तो आर्यंस की अलग लैंग्वेजेस थी। और साउथ पार्ट में हमारे द्रविडियन हुए थे, द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये संस्कृत जो है हमारी ऋषि मुनि जो थे वो नॉर्थ पार्ट में थे, और वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में रहते थे। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब आर्यंस वाली लैंग्वेज। तो संस्कृत हमारी आर्यंस वाली लैंग्वेज बोली जाती है, बट इसमें द्रविडियन लैंग्वेज दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर फॉल्स है। संस्कृत कौन सी लैंग्वेज को बिलोंग करती है, किस लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती है? आर्यंस लैंग्वेज को। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हम आज हमारी एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एडिशनल क्वेश्चंस मैंने ही बनाए थे, मैंने ही इनकॉर्पोरेट किया इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में। तो आज की इतनी ही क्लास थी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारी कल क्लास होगी क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हम बुक के भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, प्लस मैंने अभी अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जोड़े हैं, वो भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ना दबाना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू क्लास।